Hello friends, welcome at English School channel. I hope everyone is fit and fine. In the series of W.J. Long English Literature, we have reached at the last phase of Anglo-Saxon age, or alternatively called Old English of English Literature period. In this series, we began how the Teutonic tribes, Jutes, Angel and Saxon, reached up to the northern part of England and they settled there. They brought their own culture, their own language, and their literature in form of songs and poetry, like Beowulf, Widsith, the Seafarer are the main example of this phase of literature. Then came the time of Christian literature and the Northumbrian school. From the Northumbrian school, the connected authors were the Bede, Finney Wolf, and Codman, and their biblical work that based on the Bible, the stories of Genesis, Exodus, and the Daniel, as well as their ecclesiastical history of English people, that is a chronicle work. They were written in poetic forms. Now, in today's video, we are going to start the first prose work of English history. So, who started this first prose work? So, let's start without any delay. That the Alfred the Great King of Wessex. तो Alfred the Great King of Wessex के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं. So, hit the like button before we start. हिट कर दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर इट. एल्फ्रेड का जो टाइम स्पेन है वो 848 से 901 तक है. 901 में उनकी डेथ हो जाती है. तो ही बिलोंग्स टू समवेयर द 9th सेंचुरी. तो यहाँ पे क्लियर होता है कि 9th सेंचुरी में आकर प्रोज राइटिंग की स्टार्ट हुई विद एल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसेक्स. एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स के वो राजा थे. दैट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के सेंटर पार्ट माना जाता है वेसेक्स को. प्रोज लिटरेचर मेक्स अ बिगिनिंग. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. 9th सेंचुरी में एल्फ्रेड द ग्रेट किंग के साथ प्रोज लिटरेचर की स्टार्टिंग हो जाती है. और जैसे ही नॉर्थम्बिया स्कूल का एंड होता है, जो जूट्स थे, सॉरी, कौन सी ट्राइब्स थी वो? डेन्स. डेन्स ने 867 में नॉर्थम्बिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था. और उसी के साथ एंग्लो सैक्सन एज की पोएटिक लिटरेचर का एंड हो जाता है. और ठीक इनके साथ एल्फ्रेड द किंग के साथ एक नई जॉनर स्टार्ट होता है. द प्रोज लिटरेचर मेक्स इट्स बिगिनिंग. द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज. और यही कही गई फर्स्ट इंग्लिश प्रोज की क्रिएशन यहाँ से हो जाती है एल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसेक्स के साथ. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फैक्ट है, लेकिन पूरे लिटरेचर को समझने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है कि किसने इसकी स्टार्टिंग की, कैसे की. तो आप फैक्ट को नोट कर लीजिए. एल्फ्रेड द ग्रेट स्टार्ट द प्रोज राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर. एल्फ्रेड हैड अ टेरिफिक स्ट्रगल. उनकी लाइफ की कहानी है कि उनका काफी स्ट्रगल चला विद द नॉर्दर्न मैन, नॉर्थमैन, सॉरी. ये नॉर्थमैन है, जो नॉर्थ में रहने वाले लोग थे उनको नॉर्थमैन बोला गया. ये एक ट्राइब्स थी. ये भी स्कैंडिनेविया से आई थी, लाइक द डेन्स. और ये फ्रेंच के तट पर ये बस गई थी और उन्होंने फ्रेंच को अडेप्ट कर लिया था. लेटर दे वर कॉल्ड एज द नॉर्मन्स. नॉर्मन्स. और इनके आ जाने से इंग्लैंड में एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो नॉर्थमैन के साथ इनकी काफी स्ट्रगल रहे. एंड द स्ट्रगल एंडेड. स्ट्रगल कब खत्म हुआ? विद द ट्रीटी ऑफ वेडमोर इन 878. अगर इंग्लिश हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है. द ट्रीटी ऑफ वेडमोर जो 878 एडी में हुई. और विद द एस्टेब्लिशमेंट, और इसी के साथ स्थापित हो जाता है, ऑफ एल्फ्रेड नॉट ओनली एज ए किंग ऑफ वेसेक्स. एल्फ्रेड केवल वेसेक्स के ही राजा नहीं बने, बट ओवरलोड ऑफ द होल नॉर्दर्न कंट्री. उस समय ब्रिटेन का जितना भी नॉर्दर्न पार्ट था, उस पूरे एरिया के राजा एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं. और इस तरह से इनका जो वॉर वाला स्ट्रगल था, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का स्ट्रगल था, वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है. और जैसे ही फिनिश हो जाता है, व्हेन द हीरो लेड डाउन हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार को त्याग देता है, जैसे राजा अशोक ने किया था कभी. सेट हिमसेल्फ एज अ लिटिल चाइल्ड टू लर्न. और अपने आप को एक बच्चा मान लिया कि इसे सीखना है, पढ़ना है और साथ-साथ लिखना है. क्या? लैटिन लैंग्वेज. उस समय लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हो गया था. क्यों?
क्योंकि वो जो सेंट्स आए थे रोम से, सेंट्स केम फ्रॉम रोम, उनके साथ उनकी लैंग्वेज और कल्चर वो यही आई थी, ठीक है, क्रिश्चियन सेंट्स के साथ। एल्फर्ड गेव हिज पीपल लो बिगिनिंग विद द 10 कमांडमेंट्स। उसने जो अपने लोगों को कानून दिया, उसमें 10 कमांडमेंट थे, 10 आदेश थे, और एंड में कुछ गोल्डन रूल्स थे। देन ही एस्टेब्लिश कोर्ट, और उसने वहां पर कुछ कोर्ट भी एस्टेब्लिश की फॉर ए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर सेविंग पीपल फ्रॉम द डेंस, उन्होंने पहले लैंड पर डेंस को, डेंस से लोगों को बचाया, अपने लोगों को बचाया। देन ही क्रिएटेड अ नेवी, ऑलमोस्ट द फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश फ्लीट। अंग्रेजों की ये सबसे पहली नेवी थी, जो किसने स्टार्ट की थी, किसने बनाई थी, फॉर सेफ्टी पर्पज से, एल्फर्ड ने, किंग एल्फर्ड, इन 9th सेंचुरी। फर्स्ट नेवी देखिए कब स्टार्ट हो गई थी, और इंडिया में ये लगभग 16-17 सेंचुरी में फर्स्ट नेवी आई थी, वो भी ब्रिटिशर ही लाए थे। ही सेंट मैसेंजर टू यूरोप, उसने यूरोप को मैसेज मैसेज भेजे, रिक्वायरमेंट भेजी फॉर स्कॉलर्स एंड टीचर्स की रिक्वायरमेंट के लिए। और जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे, उनको सेट कर दिया ओवर स्कूल्स दैट ही एस्टेब्लिश। जितने भी स्कूल उसने एस्टेब्लिश किए थे, उनमें उन स्कॉलर्स और टीचर को सेट कर दिया फॉर इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए। तो ही वॉज लाइक द राजा राम मोहन राय और द मैकाले इन इंडिया, कि जिसने एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया। ही सेट हिमसेल्फ द टास्क फर्स्ट, सबसे पहले उसने अपने आप के लिए क्या जिम्मेदारी ली, ऑफ टीचिंग एवरी फ्री बोर्न इंग्लिश, जितने भी स्वतंत्र इंग्लिश में फ्री बोर्न इंग्लिश लोग थे, टू रीड एंड राइट हिज ओन लैंग्वेज, कि वो पढ़ सके और लिख सके अपनी खुद की भाषा को। उस समय जो उनकी लैंग्वेज थी, वो वेस्ट सेक्शन, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट, ये उनकी लैंग्वेज थी, जो मिक्सअप था एंग्लो सेक्शन डायलेक्ट्स का। तो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट ये उनकी लैंग्वेज थी। और वो अपने लोगों के लिए उसने जिम्मेदारी बनाई कि वो अपनी लैंग्वेज को, जो उस समय ब्रिटेन की लैंग्वेज थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट, उसको वो रीड कर सके, साथ साथ उसको वो लिख सके। और सेकंड टास्क दिया, ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश द बेस्ट बुक फॉर देयर इंस्ट्रक्शन। और जितनी भी बेस्ट बुक्स थी जो यूरोप से या अदर कंट्रीज से वहां पर आई थी, उनको वो ट्रांसलेट कर सके उस इंग्लिश में, जो उस समय की इंग्लिश थी। ओल्ड एज में जो 9th सेंचुरी में जो इंग्लिश थी, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सके, ये उसने जिम्मेदारी ली। फर्स्ट क्या थी, कि उनके लोग अपनी उस लैंग्वेज को पढ़ सके और लिख सके। साथ साथ अगर उन्हें कुछ अदर लिटरेचर मिलती है जो उनकी लैंग्वेज से अलग है, उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। देन दे कैन डेवलप फास्टली, ये उसका पर्पस था कि वो तेजी से विकास कैसे कर सकते थे। तो उसके लिए यही दो फॉर्मूला उन्होंने सेट किए, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इफ एनी wanderer, अगर कोई घुमंतु ब्रिंग्स अ बुक और लीफ, बुक्स कंप्लीट बुक्स या उसका कोई फ्रेगमेंट लीफ ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, फ्रॉम द डैमेज मोनेस्ट्री ऑफ नॉर्थम्बरिया, अगर नॉर्थम्बरिया से जो डोमेज मोनेस्ट्री थी, जहाँ 867 में डेंस ने उसको बर्बाद कर दिया था, वहां से अवशेष से अगर कोई लीफ या बुक मैन्युस्क्रिप्ट की लेकर आता था, तो ऐसे वंडरर को इनाम जरूर दिया जाता था। तो ये इनाम इसलिए दिया जाता था, सो दैट दे कैन प्रिजर्व, वो सुरक्षित रख सके सम लिटरेचर ऑफ दिस ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ऐसा हुआ भी, कुछ लिटरेचर वहां का सेफ हो सका नॉर्थम्ब्रिया का, जो उस समय क्रिश्चियन लिटरेचर था, जो डेंस के हमले में सब कुछ तबाह हो गया था। द फ्यू फ्रेगमेंट्स, ऐसे कुछ अवशेष वहां पर मिले ऑफ नेटिव नॉर्थम्बरिया लिटरेचर विच वी हैव बीन स्टडीइंग, वर सेव्ड फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए बचा लिए गए। इस तरह से द क्रेडिट किसको जाता है, किंग एल्फ्रेड को जाता है। ALFRED, एल्फ्रेड ऑफ वैसे। एल्फर्ड एंड हिज स्कॉलर ट्रेजर, उन्होंने एक खजाने के रूप में रेयर फ्रेगमेंट दिया है, एंड कॉपीड देम इनटू द वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। उस समय जो उनका डायलेक्ट था वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट था। इसमें उन्होंने एक ग्रेट खजाने के रूप में इस लिटरेचर को सुरक्षित रखकर हमारे लिए सुरक्षित रखा। अगर 13-14 सेंचुरी की बात करें, उस समय इंग्लैंड में जो डायलेक्ट था, वो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था।
ये डायलेक्ट वाले क्वेश्चन अक्सर 1 पॉइंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो चौसर के समय की इंग्लिश का डायलेक्ट था और ओल्ड इंग्लिश में वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट की वहाँ की लैंग्वेज थी, जो बाद में लैटिन और फ्रेंच से डेवलप होते-होते, मिक्स होते-होते प्योर मॉडर्न एज में आते-आते प्योर इंग्लिश बन गई थी। आइए जानते हैं वर्क्स ऑफ एल्फ्रेड। एल्फ्रेड के कौन से वर्क है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज एजुकेशनल वर्क ही इज नोन मेनली एज अ ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका मेन पर्पज क्या था, यूरोप की जो लिटरेचर थी उसको ट्रांसलेट करके अपने लोगों को वो दे सके, विच वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर हिज पीपल, उनके लोगों के लिए फायदेमंद। हिज मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन आर फोर इन नंबर, चार मेन मेन ट्रांसलेशन है, ये नाम आप नोट कर लीजिए। ओरोसियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जिन्होंने ट्रांसलेशन की। बेडे ने जो उस समय लिखी थी अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये बेडे का वर्क है, जो एक हिस्टोरिकल वर्क है, पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। उन्होंने इसको भी ट्रांसलेट किया वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट्स में। द फर्स्ट ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क रिटन विद इन इंग्लिश सोयल, जो इंग्लिश सोयल पर लिखे जाने वाला फर्स्ट ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क है बेडे की हिस्टोरी, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। और पोप ग्रेगरी का सेफर्ड्स बुक भी इन्होंने ट्रांसलेट किया, जो कैलर्जी, जो हाई क्लास लोगों के लिए लिखा गया था। और साथ साथ अब्योथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, ये चार वर्क इन्होंने ट्रांसलेट किए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिटरेचर में, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इन्हीं की ट्रांसलेशन पर इंग्लिश लोगों के लिए एक नई लिटरेचर की फाउंडेशन आई और प्रोज राइटिंग ऐसे डेवलप होती गई। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, द सेक्शन क्रॉनिकल, या जिसको हम इंग्लिश क्रॉनिकल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश क्रॉनिकल, द फर्स्ट इंग्लिश क्रॉनिकल, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखा गया, एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखा गया, और इसीलिए इसको सेक्शन क्रॉनिकल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश और सेक्शन क्रॉनिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर ट्रांसलेशन वर्क ऑफ अल्फ्रेड। उनकी ट्रांसलेशन से भी ज्यादा उनका ये वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्रॉनिकल वर्क है, हिस्टोरिकल वर्क है। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नोन टू यूरोपियन नेशन इट्स ओन लैंग्वेज। अगर यूरोपीय के किसी भी देश की बात करेंगे तो उनकी अपनी लैंग्वेज में डेवलप किया गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जिसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पास्ट की घटनाओं के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं या फिर जिसको क्रॉनिकल बोलते हैं। तो ऐसा पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था जो यूरोप के किसी भी देश ने अपनी लैंग्वेज में डेवलप किया, तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट है सेक्शन क्रॉनिकल। इट बिगेन इन 860 एडी, इसका ईयर भी क्लियर है कि ये 860 में स्टार्ट किया गया। और किसने स्टार्ट किया था के बारे में जान लेंगे। दिस इज प्रोबेबली एट फर्स्ट इट इज ड्राई रिकॉर्ड, सबसे पहले केवल एक ड्राई रिकॉर्ड के रूप में इसको स्टार्ट किया गया, बेसिकली ऑफ इम्पोर्टेंट बर्थ एंड डेथ्स के रूप में। इन द वेस्ट सेक्शन किंगडम, वेस्ट सेक्शन किंगडम में केवल बर्थ और डेथ के ड्राई रिकॉर्ड के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। इस समय राजा थे किंग एल्फर्ड, तो उन्होंने ही इसको स्टार्ट कराया। वेस्ट सेक्शन किंगडम में ये स्टार्ट हुआ। एल्फर्ड ने इसको एनलार्ज किया दिस रिकॉर्ड, बिगिनिंग स्टोरी विद, और इसमें क्या कहानी इन्होंने ऐड की पास्ट की। जब 4 एडी में, 4 सेंचुरी बीसी में जब सीजर आया था, उसने इंग्लैंड को जीत हासिल की थी। और व्हेन इट टचेस हिज ओन रेन इन द क्रॉनिकल बिकम्स मोर इंटरेस्ट। किंग एल्फर्ड ने इस क्रॉनिकल को, सेक्शन क्रॉनिकल को और एनलार्ज किया, उसमें जो बर्थ और डेथ के साथ साथ उसने पास्ट के कुछ इंसिडेंट को, इसमें स्टोरी को जोड़ दिया। और कहां से उन्होंने स्टार्ट किया, सीजर की जीत के साथ, कैसे उसने यूरोप को जीता था, सॉरी इंग्लैंड को जीता था। और उसके बाद की पूरी कहानी को उसने इसमें ऐड करता गया क्रॉनिकल ऑर्डर में। और जब बेडे के खुद 9th सेंचुरी के शासन की इसमें बात आती है, तो ये जो जर्नल है, ये जो क्रॉनिकल है, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। द क्रॉनिकल वाज कंटिन्यूड आफ्टर एल्फ्रेड डेथ, उनकी डेथ 1901 में हुई, उसके बाद भी ये क्रॉनिकल कंटिन्यू किया गया, लिखा गया।
एंड इज द बेस्ट मोनूमेंट, और ये एक बेस्ट मोनूमेंट है ऑफ अर्ली प्रोज दैट इज लेफ्ट टू अस। फैक्ट को नोट कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट प्रोज वर्क इंग्लिश लिटरेचर का क्या कहा जाएगा? द सैक्सन क्रॉनिकल और इंग्लिश क्रॉनिकल, जो 9th सेंचुरी में लिखा गया, और उसमें कहानी सीजर से लेकर और 11th सेंचुरी तक की कहानी इसमें कवर की गई है। तो फर्स्ट ऐसा ये मोनूमेंट है जो अर्ली प्रोज वर्क के रूप में हमारे पास बचा हुआ है। दिस स्टेरिंग ये इंक्रीज करता है द सॉन्ग्स आर इंक्लूडेड इन द नरेटिव लाइक, और इसमें कुछ सॉन्ग्स भी एक नरेटिव की तरह रूप में लिखे गए हैं। कौन कौन से सॉन्ग्स है? द बैटल ऑफ बर्नाबर्थ, जो बर्नाबर्थ की जो पूरी कहानी है वो पोएटिक वे में लिखी है, इसको बाद में टेनिसन ने ट्रांसलेट भी किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मॉडर्न इंग्लिश से जुड़ा हुआ। साथ साथ में द बैटल ऑफ मेल्डन की कहानी भी इसमें नैरेटिव के वे में लिखी गई है, तो इसमें सबसे लास्ट में लिखी गई 1990 991 में एडी में। द स्वान सॉन्ग ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री, और ये एंग्लो सैक्सन पोएट्री का स्वान सॉन्ग है, लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट वर्क है। एंग्लो सैक्सन पोएट्री का लास्ट वर्क है द बैटल ऑफ मेल्डन की जो पोएट्री है, जो इस सैक्सन क्रॉनिकल में ऐड की गई थी 991 में। द लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री की बात हो रही है। द लास्ट नोन पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड की ये लास्ट नोन पोएम है, इसका नाम नोट कर लीजिए, बैटल ऑफ माल्डन। बैटल ऑफ मेल्डन, बैटल ऑफ मेल्डन इज द लास्ट पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। द क्रॉनिकल, the Saxon Chronicle was continued for the century after the Norman conquest। नॉर्मन्स ने जब इंग्लैंड को एंग्लो सैक्सन लोगों को हराकर जीत हासिल कर ली 1066 एडी में, उसके बाद भी 100 साल तक ये जर्नल चलता रहा, इसको कंटिन्यू किया गया ओनली एज ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, केवल रिकॉर्ड, एक घटनाओं के रिकॉर्ड के लिए नहीं, बट आल्सो एज ए लिटरेरी मूवमेंट, एक लिटरेरी मूवमेंट जो शो करती है द डेवलपमेंट ऑफ आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को जो शो करती है, उस पर्पज से भी इस क्रॉनिकल को कंटिन्यू किया गया लगभग 11th सेंचुरी तक। So these were some fact about this first prose work, जिसका नाम है सैक्सन क्रॉनिकल, जो अल्फ्रेड के समय में स्टार्ट किया गया था 860 में। अल्फ्रेड ने उसको एनलार्ज किया, इसमें सीजर से लेके और 10th सेंचुरी तक की चीजों को उसमें ऐड कराया, और उसके बाद इसमें जो लास्ट स्वान सॉन्ग के रूप में जो एंग्लो सैक्सन की पोएट्री को प्रेजेंट करता है, बैटल ऑफ मेल्डन, इसमें है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंग्लो सैक्सन एज का, यहाँ पर एंड हो जाता है 1066 में, एंग्लो सैक्सन एज का एंड हो जाता है। तो जीरो नॉर्मैंडी का शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 449 एडी में हेंजिस्ट एंड होर्सा ब्रिटेन पहुंचते हैं। ट्यूटेनिक जो ट्राइब थी, क्या जूट्स, एंजल्स एंड सैक्सन, उनके लीडर थे जूट्स के हेंजिस्ट एंड होर्सा, वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है 450 से ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं हमने क्या क्या जाना प्रीवियस वीडियोस में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या फिर इसमें एंजल्स की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो इन्हीं के नाम पर इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोला जाता है। 547 में जो एंजल्स थे उन्होंने सेट किया नॉर्थम्बेरिया को, नॉर्थम्बेरिया में उन्होंने स्कूल्स ओपन किए, मोनेस्ट्री ओपन की। इन 597 अगस्टाइन एंड हिज मंक्स रीच्ड इंग्लैंड, वो कहा यूरोप से आए थे, और उन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया कैंट को। कैंट को ड्यूक थे या किंग थे वहां के, उसको पहले सबसे पहले क्रिश्चियन बनाया, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। तो इससे प्रूव होता है कि एट द एंड ऑफ 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी के एंड में क्रिश्चियनिटी रीच इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्टार्टिंग से क्रिश्चियन रिलीजन नहीं था, ये तो 6th सेंचुरी के एंड में क्रिश्चियन वहां पर कुछ, उससे पहले वहां सब कुछ पैगनिज्म था, कोई रिलीजन था, और कैंट को सबसे पहले क्रिश्चियन के रूप में कन्वर्ट किया गया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड।
फिर 635 या 665 में सेंट एडम जो आयरलैंड से आए थे वो इंग्लैंड पहुंचे और उन्होंने नॉर्थम्बरिया में स्कूल एजुकेशन पर काफी वर्क किया। 860 में एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बिगन हुआ, जिसके बारे में अभी भी हमने जाना, जिसको इंग्लिश क्रॉनिकल के नाम से भी जानते हैं, जिसको बाद में किंग एल्फर्ड ने एनलार्ज कराया। और 867 इंपोर्टेंट ईयर है, डेन्स ने नॉर्थम्बरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको जीत लिया। फिर 871 में एल्फर्ड बिकम द किंग ऑफ वेसेक्स। 860 में वो क्रॉनिकल स्टार्ट हुआ, फिर बाद में इन्होंने एनलार्ज किया उसको। 871 में ये वहाँ के राजा बने एंड 879 में डेन्स की डिफीट हो जाती है और 901 में द डेथ ऑफ किंग एल्फर्ड की डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट प्रोज राइटर थे, इनका जो वर्क था वो इसके लिए फर्स्ट प्रोज वर्क है जो हमारी करंट इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक बेस बना। और 1049 एडी में वेस्ट मिनिस्टर एबे बिगन हुआ। एबे हमने बताया कि एक कैथेड्रल, एक चर्च का एक रूप होता है छोटा, तो ये वेस्ट मिनिस्टर जगह है, वहां पर ये स्टार्ट हुआ, जो बाद में जाके पोएट्स कॉर्नर के रूप में जाना जाता है। करंट में इसको क्या जानते हैं, पोएट कॉर्नर्स के रूप में जानते हैं। और वेस्ट मिनिस्टर एबे जो लंदन के पास में ही है, तो इसमें सबसे पहले 1400 में चौसर को बरी किया गया था। तो आने वाली क्लासेस में इसका काफी एक ग्रेट इंपोर्टेंस है। तो इसकी हिस्ट्री यहीं से जान लीजिए। 1049 में लगभग 500 साल बाद जब एंग्लो सैक्सन्स आए थे, तो उसके 500 साल बाद वेस्टमिनिस्टर एबी बिगन हो जाता है, जिसको पोएट कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट पोएट है उनको कहाँ पे दफनाया गया है, पोएट्स कॉर्नर में, जो वेस्टमिनिस्टर एबी में है। 1066 में हैरोल्ड वाज द लास्ट सेक्सन किंग। सेक्सन लोगों का जो लास्ट राजा था वो हैरोल्ड था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नॉर्मन, जिसको नॉर्थमैन, जो नॉर्थमैन थे, जो फ्रांस में जाके सेट हो गए थे, जैसे एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स, जूट्स एंजल सैक्सन इंग्लैंड पहुंच गई थी, ऐसे ही नॉर्थमैन फ्रांस पहुंच गए थे। फ्रांस के बाद उन्होंने इन एंग्लो सैक्सन लोगों को हराया 1066 में, और इन्हीं को नॉर्थमैन को ही नॉर्मन बोला गया। तो ये नॉर्मैंडी कहे जाते थे, नॉर्मैंडी। और नॉर्मैंडी का राजा था विलियम। और क्योंकि उसने हराया था तो उसका पूरा नाम लेता है विलियम द कंकरर। विलियम द कंकरर ने 1066 एडी में एंगल सेक्शन के राजा हैरोल्ड को डिफीट कर दिया था और एक तरह से इंग्लैंड का राजा बन गया विलियम नॉर्मैंडी। विलियम द नॉर्मैंडी, विलियम द कॉन्क्वेस्ट। तो उसने नॉर्मन की यहाँ पर जीत हो जाती है और यही से एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1066 से 1350 तक का जो पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, यहाँ स्टार्ट हो जाती है। अगर लिटरेरी वर्क की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो जूट्स आए थे, ट्यूटोनिक ट्राइब्स आई थी, ट्यूटोनिक, वो अपने साथ क्या कल्चर लेके आए थे, वो सॉन्ग्स एंड पोएम्स लाए थे अपने साथ। तो किस फॉर्म में थी, ओरल, जैसे बेवुल्फ, विटसिट की फरर की ओरल पोएम थी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं क्रिश्चियन लिटरेचर पर। क्रिश्चियन लिटरेचर में क्या क्या चीज इंक्लूड की जाती है, आती है नॉर्थम्ब्रिया स्कूल, नॉर्थम्ब्रिया लिटरेचर में कौन कौन से उतर आते हैं, बेडे, बेडे का वर्क है अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल,
इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके साथ साथ वर्डमैन आते हैं, और इसके साथ आता है फाइन ए वुल्फ, पैराफ्राइज, पैराफ्राइज इनका जो वर्क है, जो जेनेसिस और एक्सोडस और डेनियल की स्टोरी पर बेस है। इन्होंने जितनी भी पोएट्री लिखी वो बिब्लिकल थी, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग थे, तो बाइबल्स के ही जो बाइबल्स की जो स्टोरीज थी उन्हीं को इन्होंने अपने प्रीचिस में, अपनी सेइंग्स में, अपनी सभा में इनको प्रेजेंट किया, और उसी की राइटिंग्स को ये वर्क पोएट्री के रूप में प्रेजेंट की गई कैडमैन और इनके द्वारा। ठीक है, इनका एक हिस्ट्री वर्क था और इनकी ट्रांसलेशन वर्क थी, तो ये एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में आते हैं। इसके साथ साथ किंग एल्फर्ड, जो प्रोज वर्क एंड ट्रांसलेशन उन्होंने की, और फर्स्ट प्रोज वर्क में आ जाता है द सेक्शन क्रॉनिकल। So these were some important literary work that we have covered in Anglo-Saxon period and major events. I hope you got about the enough detail about Anglo-Saxon period. जितना हमने इसमें जाना है उसी को पॉइंट टू पॉइंट आप प्रिपेयर कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लिया है तो फैक्ट को एक साइड बाय लाइन निकाल के उनको मल्टीपल बाय रिवीजन करेंगे। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं है। वी हैव डिस्कस each and every aspect of this book from Anglo-Saxon period. So next video we will start Anglo-Norman period. Okay, तो अगर वीडियो लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।